नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको चैनल पर रिवीजन महाकुंभ और टेस्ट सीरीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज भाग 155 और काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज भी डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इसके अलावा उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लासेस, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लासेस, महाकुंभ का भी पॉइंट टू पॉइंट उसमें रिवीजन आपको कराया जा रहा है, तो उनका लाभ लीजिए। अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम है, लाइक ग्रुप सी के एग्जाम है या आपका पीसीएस लोअर पीसीएस का प्री एग्जाम है, तो वहां पर जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वहां मतलब जो एमसीक्यूज बनते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये सभी क्लासेस और ये टेस्ट सीरीज तो है ही। जो ये टेस्ट सीरीज हमारी चलती है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली, इसको तो मैं बोलूंगा आप फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, आज है हैप्पी चिल्ड्रंस डे, आप सभी को शुभकामनाएं। और साथ ही देखिए, काफी लोग जो टेस्ट सीरीज थी हमारी यूके ट्रिपल एससी के लिए चल रही है, 100+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल जो है महाकुंभ एप्लीकेशन पे, उसको नवंबर जो दिवाली का टाइम था उस समय इनरोल नहीं कर पाए थे बच्चे, उसमें 50% ऑफ था। इसलिए मैंने अभी आपको फिर से ऑफर दे दिया जो कि 20 नवंबर तक रहेगा। अगर आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसमें 100+ आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, बाइलिंगुअल हैं और लगातार उसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं फुल लेंथ, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। ये कूपन कोड आपको यूज करना है देव 5050, वहीं पे आपको कूपन कोड दिख जाता है, बस आपको वहीं पे अप्लाई कूपन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। बाकी चलिए अब सेशन को शुरू करेंगे। आज है सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 155। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, ठीक है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, ठीक है। ये एक लोकोक्ति है। सबसे पहले तो ये लोकोक्ति है। देखिए, आजकल कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति भी आयोग पूछता है, और जो आपको टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे दी जा रही है उसमें आपका हिंदी के सेक्शन में कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा बोलते हैं, ये बुरे का और बुरे से साथ हो जाना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी बुरे व्यक्ति का संपर्क और ज्यादा बुरे व्यक्ति से हो जाना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे किस्सागो के नाम से जाना जाता है। तो कौन व्यक्ति हैं जिनको इनमें से किस्सागो के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको कई बार पूर्व टेस्टों में बताया है, किस्सागो के नाम से जाने जाते हैं हमारे मशहूर साहित्यकार, पटकथा लेखक, साथ ही जिनका धारावाहिक और टीवी में भी काम रहा, मनोहर श्याम जोशी जी, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी जी का उपनाम है किस्सागो। और मनोहर श्याम जोशी देखिए, इन्होंने पटकथा लेखन किया था। हमारा दूरदर्शन का धारावाहिक था पहला हम लोग, ठीक है। हम लोग जो धारावाहिक था उसका पटकथा लेखन किया था 1984 में, पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी एक रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। तो बताइए, इनमें से कौन सा है भैया जो कि मन्नू भंडारी की रचना नहीं है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सी रचना है जो कि मन्नू भंडारी की नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 1 इंच मुस्कान, बिना दीवारों के घर, एक कहानी यह भी, ये सभी रचनाएं मन्नू भंडारी जी की है। नौरंगी बीमार है जो रचना है, ये मन्नू भंडारी जी की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नौरंगी बीमार है जो रचना है, ये किसकी है। तो ये शेखर जोशी जी की रचना है, ठीक है। किसकी? शेखर जोशी जी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आरवी भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आरवी भाव जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका तिरोभाव, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आरवी भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव, ऑप्शन सी। देखिए, जो हमारे रिवीजन क्लास महाकुंभ आ रहे हैं ना हिंदी में, जैसे मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया था, फिर उसका रिवीजन कराने के लिए उसके एमसीक्यूज भी कराए हैं। ऐसे जब हम रिवीजन क्लास महाकुंभ में हिंदी के विलोम शब्द या पर्यायवाची पढ़ेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द या पर्यायवाची के लिए भी वीडियो देंगे, ठीक है, जिससे अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। यशोदा में कौन सी संधि प्रयोग हुई है। बताइए, इनमें से यशोदा शब्द में कौन सी संधि हुई है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यशोदा में हो जाती है आपकी भैया विसर्ग संधि, ठीक है। यशोदा में विसर्ग संधि है, ऑप्शन डी।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में बताइए आपका कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सूर्य के पर्यायवाची हो गए, चंद्रमा के पर्यायवाची हो गए, उसके अलावा समुद्र के हो गए, आकाश के हो गए, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये मेन मेन कुछ होते हैं वर्ड। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं भैया, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है, दिवाकर है, दिनकर है, भास्कर है, रवि है, खगेश नहीं होगा, ऑप्शन बी। खगेश किसका पर्यायवाची है? खगेश का मतलब होता है पक्षियों का राजा, जैसे कि गरुड़ या चील जो होता है, ठीक है, खगेश बोलते हैं उसको, गरुड़ या चील को पक्षियों का राजा। गरुड़ को माना जाता है वैसे पक्षियों का राजा, तो ये पक्षी का पर्यायवाची है खगेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्व कवियों में अग्रगण्य हैं। अच्छा, इस जो शब्द को दिया गया इसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है आपने। रामधारी सिंह दिनकर, आपने इनकी रचनाएं नहीं पढ़ी है तो दोस्तों रिकमेंड करूंगा मैं आपको, इनकी रश्मि रथी को आप जरूर पढ़िएगा। रश्मि रथी बहुत ही अच्छी रचना है, रश्मि रथी। एंड दिनकर जो है राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्व कवियों में अग्रण्य माने जाते हैं, तो अग्रण्य का शुद्ध रूप हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, अग्रगण्य हो जाएगा, माफ कीजिएगा, अग्रण्य नहीं अग्रगण्य, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही जिन्होंने उत्तर दिया सही है भाई, अग्रगण्य। अग्रगण्य का मतलब होता है पहले गिने जाते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपना घर मुंबई में है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, हालांकि हिंदी का क्वेश्चन है लेकिन सभी का सपना ही होता है ये कि अपना घर मुंबई में है। ठीक है, तो मुंबई माया नगरी है भाई, और भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को, और मुंबई में अपना घर है। तो जो मुंबई शब्द है यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया गया है। तो मुंबई एक जगह का नाम है, तो जगह का नाम, वस्तु का नाम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जो कि फिक्स होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, मुंबई एक ही तो है ना, एक से ज्यादा तो है नहीं मुंबई, तो मुंबई क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वह थोड़ा बीमार है, वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? तो भाई वो थोड़ा बीमार है, तो थोड़ा ऐसे शब्द जिन पे लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं क्या? अविकारी शब्द। और अविकारी सभी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अव्यय शब्द जो है हमारा थोड़ा है। अब थोड़ा मतलब जो है इस पे चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन अब अव्यय के भी भेदों में पूछ लिया है, यानी कि थोड़ा सा बीमार है वो, तो क्या हो जाएगा इसमें? कुछ परिमाण तो निकल रहा है ना, है लेकिन कितना है पता नहीं चल रहा है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी दो काइंड हो जाता है, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है भाई? तो बताइए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। वैसे देखा जाए वाक्य में सर्वनाम तो दो है, कोई भी है, जो भी है। अब कौन सा इसमें पूछा जा रहा है? ठीक है, तो अनिश्चयवाचक भी इसमें हमको दिख रहा है, और दूसरा ऑप्शन भी इसमें पहले से आपका जो संबंधवाचक है नहीं, ठीक है, फिर तो आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा इसमें। ठीक है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, जो सो भी तो हमारा सर्वनाम ही होता है ना, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते दरवाजे पे कोई आया है, कोई आया है भाई, कौन आया पता नहीं चल रहा है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही अर्थ वाले वाक्य को चुने। तो सही अर्थ वाला जो, माफ कीजिएगा, वाक्य नहीं होगा, युग्म होगा, ये शब्द युग्म। इनमें से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा बताइए? तो सही अर्थ वाला जो शब्द युग्म है इसमें तरुणी सूर्य नहीं होता भाई, गलत है। तरणी, तरणी भी हमारा गलत है, युवती नहीं होता। तरणी जो है नाव, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसमें, नाव के लिए तरणी शब्द यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांप, मेढक और तालाब के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो ये दिए गए विकल्पों में सांप, मेढक और तालाब के लिए जो अनेकार्थी शब्द है एक वो बताना है आपको, तो इसके लिए अनेकार्थी शब्द यूज होता है हरि, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें देखिए आपका एक कुछ लाइंस भी हैं इसमें, जैसे कि हरि कहे हरि सुने, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में मिल गए, हरि भय उदास। ठीक है, हरि कहे हरि सुने, हरि कहे हरि सुने, हरि सुने, हरि गए हरि के पास। ठीक है, हरि कहे, इस पहले हरि का अर्थ है मेढक,
मेढक टर्राता है ना, टरटराता है, जब मेढक टर्राता है तो सांप उसकी तरफ जाता है कि मेढक को खाऊंगा करके। हरि कहे हरि सुने, हरि गए हरि के पास। मेढक ने टर्राया, सांप सुन रहा है, सांप गया हरि यानी कि मेढक के पास। हरि हरि में मिल गए। जैसे ही सांप को करीब आता हुआ देखा मेढक ने, वो कूद गया किसमें, हरि में, यानी कि पानी में मिल गया, वो पानी के अंदर कूद गया। सांप जो था वो स्थलीय सांप था, तो पानी में नहीं जा पाया, यानी कि मेढक बच गया। तो हरि कहे हरि सुने, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में मिल गए, हरि भये उदास। तो ये सांप, मेढक और तालाब के लिए अनेकार्थी शब्द है। आगे बढ़ेंगे। कारण के बिना कार्य होने का वर्णन कौन सा अलंकार संबोधित करता है? तो कौन सा अलंकार है भाई जिसमें आपका कारण के बिना कार्य होता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठीक है, ये आपका विभावना अलंकार है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, कारण के बिना ही कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा विभावना अलंकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? तो देखिए, अग्र स्वर मैंने आपको बताया था स्वरों का वर्गीकरण रिवीजन क्लास में जब हमने पढ़ा था। अग्र स्वर, फिर हमारा आता है मध्य स्वर, फिर हमारा आता है पश्च स्वर। अब देखिए, पश्च स्वर का जो यहाँ पे उदाहरण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ए जो है हमारा, ये पश्च स्वर नहीं होता। ठीक है, पश्च स्वर नहीं होता, ये अग्र स्वर होता है। मध्य स्वर में केवल अ आता है हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तपेदिक कैसा शब्द है? तपेदिक, ठीक है, तपेदिक, तो तपेदिक जो टाइफाइड बोलते हैं ना, टाइफाइड हो गया बोलते हैं, टाइफाइड को तपेदिक कहा जाता है। माफ कीजिएगा, टाइफाइड नहीं, मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को कहते हैं हिंदी में तपेदिक। टाइफाइड तो आपका आंत्र ज्वर होता है। ठीक है, उसमें आपका आंतों में बुखार आ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है टीबी की बीमारी, उसको तपेदिक कहा जाता है। अब ये जो तपेदिक शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है दिए गए विकल्पों में? तो तपेदिक एक संकर शब्द है। ठीक है, दिए गए विकल्प में संकर, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका संकर। ठीक है, संकर ये वाला संकर नहीं होता, ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से। संकर ये होता है, देखिए संकर। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हुए होते हैं। तपेदिक ऐसा ही एक संकर शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। जैसे रेलगाड़ी हम बोलते हैं, रेल धन गाड़ी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे और भी शब्द हैं जो कि संकर शब्दों में आते हैं। तो संकर हमारे मिक्स ब्रीड जो होती है उसको संकर कहते हैं। हाइब्रिड भी कहते हैं ना, जैसे हाइब्रिड शब्द, हाइब्रिड प्रजाति है बोलते, तो वो एक मिक्स रहती है ब्रीड, संकर प्रजाति कहते हैं हिंदी में। बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पे बताना है आपने शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, तो बनावट या रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से शब्द? पहले हमारे होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे हमारे होते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे हमारे होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ये हमारे 3 शब्द होते हैं बनावट के आधार पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेखा से बनाया नहीं जाता, क्या नहीं बनाया जाता भाई, ये भी तो बताओ। रेखा से बनाया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य, जहां पे देखिए ऐसा आता है, मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब खाया नहीं जाता, मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, तो वहां पे हमेशा आपका भाववाच्य होता है। कंफ्यूजन ही होता है, कंफ्यूजन ही नहीं करना है आपने। ठीक है, थोड़ा भी जहां पे ऐसे नहीं जाता वाला फील आता है ना, तो वहां पे हमेशा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती, इसमें कौन सा वाक्य है? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये वाक्य भेद हो जाएगा आपका संकेतार्थक वाक्य, यानी कि आप आते तो मुसीबत नहीं आती, यानी कि एक क्रिया जब दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, यानी कि अगर वो आता तो मुसीबत ही नहीं आती। कहने का मतलब, अगर वर्षा होती तो कृषि नहीं सूखती, अगर वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, यानी कि वर्षा होने पर फसल सूखने की क्रिया निर्भर थी। जहां पर एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है वहां पे क्या होता है, संकेतार्थ वाक्य का भेद है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता निम्न में से क्या है?
देखिए जब हम पत्रकारिता और जनसंचार पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए मीडिया में मैंने आपको पढ़ाया भी है, तभी मैं बोलता हूँ कि जो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे कोर्स है उसको आप ले लीजिए, सामान्य हिंदी का कोर्स, कंप्लीट हिंदी कोर्स ओनली 499, कंप्लीट उत्तराखंड जीके कोर्स हमारा ओनली 499। इससे कम रेट में आपको कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन जो क्लास मिल जाए तो फिर बोलना क्वालिटी कंटेंट। अभी देखिए आपका ओनली जीएस कोर्स भी आ जाएगा 499 ओनली में, ठीक है। थोड़े दिन बाद में आपके लिए कंप्यूटर लॉन्च कर दूंगा, ओनली कंप्यूटर क्लास 299 में। ऐसे रीजनिंग क्लास भी आ जाएगी अलग से। तो देखिए आप बहुत कम फीस में पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, अन्यथा आपको एक एक कोर्स के 2-2,500 रुपए ले जाते हैं, आप ऑफलाइन जाओ या ऑनलाइन जाओ। ऑफलाइन में तो और बुरा हाल है, अगर उत्तराखंड या हिंदी वगैरह सबकी कोचिंग बच्चा चाह रहे तो 1500 रुपए से 2000 रुपए फीस है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और ये कोर्स पूरा कराते हैं 6 महीने में, तो लगा लो आप 6 दूना 12,000 रुपए हो। फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है उसका अलग पैसा लेते हैं, कभी क्विज वगैरह होती है उसके लिए इंट्री फीस वगैरह ली जाती है, लाइब्रेरी अगर कोचिंग के साथ अटैच है तो लाइब्रेरी की फीस अलग है। और यहाँ पे आप घर बैठे सब कुछ पा रहे हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट, और फ्री में यूट्यूब में सब गाइडेंस आपको मिल रहा है। आप लोग इसका लाभ नहीं उठाते, बस आप में कमी है तो कंसिस्टेंसी की, थोड़ा आपको ध्यान लगाना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। आप कितने ही दुर्गम स्थान में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सामान्य हिंदी का अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो 499 ओनली का है वो, ठीक है। चलिए, तो उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, पहले तो इसको जान लो। उल्टा पिरामिड ये होता है, पिरामिड तो सभी ने देखा होगा ना, त्रिभुज के जैसे होते हैं। उल्टा पिरामिड ये हो जाता है भाई ये। अब उल्टा पिरामिड शैली में अगर मैं समाचार लेखन की बात करूं तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन का जो हम वर्णन करते हैं तो इसमें सबसे पहले ऊपर आता है इंट्रो, ठीक है, इंट्रो। फिर हमारा आता है बॉडी, इंट्रो बॉडी। उसके बाद हमारा आता है कंक्लूजन। अब ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन क्या है भाई? इंट्रो का मतलब होता है मुखड़ा, यानी कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बोल दिया जाता है। यानी कि अब क्वेश्चन पे आ जाओ। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता यह है कि इसमें जो क्लाइमैक्स होता है वो स्टार्टिंग में ही हो जाता है, यानी कि जो खबर होगी ना उसको पहले ही बता देगा। यानी कि आज एक ऐसी दुर्घटना हुई, इतने लोग उस दुर्घटना में जान गंवा बैठे या घायल हो गए, तो पहले ही वो बता देगा एंकर। फिर बताएगा कि दुर्घटना कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, क्या रीजन थे, लोगों ने क्या देखा, क्या हुआ था, वो बॉडी कहलाएगा। यानी कि इंट्रो जो है आपका पहले आ जाएगा, इंट्रो बड़ा होगा, बॉडी उससे कम होगी, और कंक्लूजन उसका बहुत छोटा होगा। तो ये होती है समाचार लेखन की प्रक्रिया, जिसमें आपका इंट्रो सबसे बड़ा होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यानी कि क्लाइमैक्स ही सबसे पहले शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में देखिए ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की शुरुआत हुई थी आपकी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होना चाहिए ठीक है, तो सी आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी होना चाहिए। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ। बाद में इसको आपको पता ही है, हमारे राज्य के जो महान साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, इन्होंने इसको आकाशवाणी नाम दिया। 1957 से ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल दिया गया और आकाशवाणी इसका नाम हो गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं अगर बोलूं तो ऑल इंडिया रेडियो जो था ये आपका, इस पे जब हमारा देश आजाद हुआ था ना 1947 में 15 अगस्त को, तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इसी पर भाषण दिया था, ऑल इंडिया रेडियो पे। और भारत में हर वर्ष 23 जुलाई को 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना, महत्वपूर्ण है। तो ऑल इंडिया रेडियो 8 जून 1936 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 155। यहीं पे टेस्ट का समापन होता है। बाकी देखिए आज अपर पीसीएस से रिलेटेड नोटिफिकेशन जिस पे मैंने वीडियो आपको दे दी थी, इसका जो मेंस था आपका परसों 16 तारीख से 19 नवंबर के बीच। अभी इसमें देखिए कम से कम 15 दिन का डिले तो हो ही गया है। हाई कोर्ट के डिसीजन की कॉपी क्लिप मैंने भी देखी थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 15 डेज का एक्सटेंशन मिलना चाहिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, और आयोग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी दे दी है। अब देखिए आयोग किस डेट में इस पीसीएस मेंस को कंडक्ट करवाता है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इस बीच जो आपके इंग्लिश सिलेबस वाले टॉपिक कन्वर्ट करके हिंदी में दिए गए जो रह गए थे उनको आप तैयार कर लें। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले हमेशा की तरह
अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाकी जिनको टेस्ट सीरीज लेनी होगी एप्लीकेशन स्टोर से लीजिए। कूपन कोड 20 नवंबर तक ही वैलिड है, फिर प्राइस बढ़ जाएगा। टेस्ट सीरीज यूके ट्रिपल एस 100+ फुल लेंथ महाकुंभ टेस्ट सीरीज, जो कि बाइलिंगुअल है दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश। चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।